सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 6 इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। डेमोग्राफी पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करेंगे जो जनानकीकी से संबंधित है। जैसे हम लोग यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि जनानकीकी और जनसंख्या में क्या अंतर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जनानकीकी की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, और साथ ही हम लोग ये भी आज जानने का प्रयास करेंगे कि जनानकीकी विश्लेषण की प्रमुख रीतियाँ कौन कौन सी हैं। तो हम लोग एक एक करके इन सभी बातों के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनानकीकी और जनसंख्या में क्या अंतर है। जनानकीकी के बारे में तो आप लोग जानते हो, क्योंकि मैंने पहले के वीडियोस दिए हैं जिसमें मैंने जनानकीकी के अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया है। आज हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या और जनानकीकी में क्या अंतर है। तो जनसंख्या और जनानकीकी जो है, इन दोनों में आपसी बहुत घनिष्ठ संबंध है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर है। अगर हम लोग इनके अंतर को नहीं समझ पाएंगे तो फिर जनसंख्या और जनानकीकी शब्द का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में होने लगेगा, जो कि गलत है। तो आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या और जनानकीकी में क्या अंतर है। यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि जनानकीकी का जो अध्ययन है वो जनसंख्या की सांख्यिकी तक ही सीमित है। यानी कि जनसंख्या से संबंधित जो भी सांख्यिकी है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वही जनानकीकी है। जब जनसंख्या के बारे में जाना जाता है तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं उनका अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, और जनसंख्या से संबंधित अलग अलग कारों का अध्ययन और विश्लेषण करने में जनानकीकी जो है ये सहायता करता है। यानी कि जनानकीकी के माध्यम से ही जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि अग्रवाल ने जनानकीकी और जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उन्होंने क्या लिखा है, क्या कहा है। तो हम लोग पाते हैं कि वे कहते हैं कि जनानकीकी जनसंख्या सांख्यिकी से संबंधित है। जनसंख्या अध्ययन का वृहद क्षेत्र है क्योंकि यह विश्लेषणात्मक विवेचन से संबंधित है। तो यहाँ अग्रवाल जी क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि जनानकीकी जनसंख्या सांख्यिकी से संबंधित है। जनसंख्या सांख्यिकी से संबंधित है जनानकीकी। जनसंख्या अपने आप में बहुत बड़ा है, जनसंख्या का अध्ययन भी बहुत विस्तार से होता है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, लेकिन जनसंख्या के बारे में जो अध्ययन होता है, जो भी विश्लेषण होता है, वो जनानकीकी के माध्यम से होता है। ये अग्रवाल जी यहाँ कहना चाह रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोफेसर बोग जो हैं, प्रोफेसर बोग क्या कहते हैं जनानकीकी और जनसंख्या में अंतर करते हुए। तो यहाँ हम लोग पाते हैं कि वे कहते हैं कि जनानकीकी या औपचारिक जनानकीकी जीव संबंधी क्रम के अध्ययन से संबंध रखती है, जबकि दूसरी ओर जनसंख्या अध्ययन अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें केवल जनानकीकी ही निहित नहीं है, वरन जनसंख्या का गठन,
एवं वितरण का सामान्य अंकगणितीय अध्ययन भी सम्मिलित है। कुछ लोगों ने जनसंख्या अध्ययन के व्यापक स्वरूप के कारण सामाजिक जनांकीकी शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ प्रोफेसर बोग क्या कहते हैं? प्रोफेसर बोग कहते हैं कि जनांकीकी, जिसे उन्होंने औपचारिक जनांकीकी भी कहा है, ये जीव संबंधी क्रम के अध्ययन से संबंध रखती है। जीव संबंधी क्रम दैट मीन्स यहाँ पर मानव जाति है, तो मानव जाति की जनसंख्या से संबंधित जो क्रम है उनसे ये संबंध रखती है, ये इनका कहना है। यानी कि जनांकीकी के द्वारा जो है अध्ययन किया जा सकता है, जबकि दूसरी ओर जनसंख्या का अध्ययन जो होता है वो बहुत व्यापक है, उनका कहना है, क्योंकि जनसंख्या के अंतर्गत इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। इसमें केवल जनांकीकी ही निहित नहीं होती है, बल्कि जनसंख्या का गठन, उसका वितरण, तो उन सब चीज़ों से संबंधित जो भी सामान्य अंकगणितीय आंकड़े हैं या जो भी सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रोफेसर बोग का कहना है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जनसंख्या और जनांकीकी जो है, दोनों से संबंधित हम लोगों ने दो परिभाषाओं के बारे में जाना, और इन दोनों विद्वानों ने अपने अपने क्या मत व्यक्त किए हैं इसके बारे में भी हमें पता चला। तो इन दोनों के परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद में यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या और जनांकीकी दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, और जनसंख्या से संबंधित बातों का अध्ययन जनांकीकी के अंतर्गत किया जाता है। तो जनसंख्या का कोई महत्व ही नहीं रहेगा अगर सिस्टमैटिक ढंग से जनसंख्या से संबंधित बातों का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो और जनसंख्या से संबंधित बातों का अध्ययन विभिन्न तरीकों के द्वारा किया जाता है, और इसके साथ साथ जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो घटक हैं, इन सारे घटकों का संबंध अगर जनसंख्या के साथ स्थापित नहीं किया जाता है तो फिर जनसंख्या के अध्ययन का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, जबकि जनसंख्या का संबंध इन दूसरे घटकों के साथ जनांकीकी के माध्यम से ही स्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार जनसंख्या के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्ध हो रही है या नहीं, सब लोगों के पास आवास है या नहीं, या दूसरी भी सुविधाएं जैसा वस्त्र है या नहीं, और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है जनसंख्या से संबंधित होती है, और लेकिन इनका अध्ययन जो है जनांकीकी के माध्यम से किया जाता है, तभी जनसंख्या के बारे में हमें पता चलता है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि जन्म दर या मृत्यु दर, फिर पुनरुत्पादन दर या जीवन तालिका दर, विवाह दर, ये सारी चीज़ें जनसंख्या पर ही आश्रित है। इन सारी चीज़ों के द्वारा ही जनसंख्या में परिवर्तन होता है, और ये सारी चीज़ें जो है ये जनांकीकी के औजार हैं। इनका अध्ययन जनांकीकी के अंतर्गत किया जाता है। तो जनांकीकी के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि जनसंख्या में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जनांकीकी के माध्यम से ही जनसंख्या का अध्ययन किया जा सकता है और इसका विश्लेषण किया जा सकता है। और जब तक जनांकीकी नहीं होगी और जनसंख्या से संबंधित बातों का अध्ययन या विश्लेषण नहीं होगा तो फिर जनसंख्या का कोई महत्व नहीं रहेगा, या जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि
जनांकिकी और जनसंख्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के साथ में मिलकर ही ये जनसंख्या की संरचना, उसकी आकार और उसके वितरण के बारे में ये प्रकाश डालते हैं। यानी कि जनसंख्या बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जनसंख्या बहुत व्यापक है और उस जनसंख्या को स्टडी करने में, उस जनसंख्या से संबंधित रिजल्ट निकालने में जनांकिकी जो है ये हेल्प करता है। तो इस तरह से ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जनांकिकी ही नहीं होगा तो जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन और विश्लेषण करना संभव ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि जनसंख्या के बारे में बहुत सारी सूचना एकत्रित करने के लिए या उसका विधि पूर्वक अध्ययन करने के लिए, जनसंख्या का सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए जनांकिकी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना जनांकिकी के जनसंख्या के बारे में नहीं जाना जा सकता है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि बिना जनांकिकी के जनसंख्या का जो विश्लेषण है वो अधूरा रह सकता है। तो जनांकिकी के माध्यम से ही हम लोग जनसंख्या के विश्लेषण को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जनांकिकी और जो जनसंख्या है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर ये कार्य करते हैं। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जनांकिकी और जनसंख्या में क्या अंतर है। नेक्स्ट हम लोग अभी जानने का ये प्रयास करेंगे कि जनांकिकी की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का नेचर क्या है। तो हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि कुछ विद्वानों ने जनांकिकी को विज्ञान माना है और उन्होंने जनांकिकी को विज्ञान मानने के पीछे कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए हम लोग एक एक कर इन तर्कों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला तर्क हम लोग देखेंगे कि जनांकिकी के अंतर्गत जो है वो वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जनांकिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है? वैज्ञानिक हम लोग यहाँ देखेंगे कि जनांकिकी के अंतर्गत वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, वैज्ञानिक तकनीक के अंतर्गत हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब भी जनगणना होती है तो जनगणना के समय जो भी जनगणना करने के लिए आते हैं वे लोग कुछ फॉर्मेट लेके आते हैं और उस फॉर्मेट में वे लोग अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन भरते हैं, अलग अलग तरह की सूचनाएं लेते हैं। तो इस तरह से जनसंख्या से संबंधित जो बातें हैं तो उन बातों के बारे में प्रश्नावली के माध्यम से वे लोग आंकड़े एकत्रित करते हैं। वे लोग प्रश्न पूछते जाते हैं, व्यक्ति उसका जवाब देता है, वे लोग उसको भरते जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है एक सिस्टमैटिक साइंटिफिकली इसका डेटा कलेक्शन होता है। प्रश्नावली के माध्यम से तत्वों को एकत्रित किया जाता है, फिर उनको वर्गीकृत किया जाता है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है। तो इस तरह से करने के बाद में निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है और जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसके माध्यम से जो है वो नीतियों या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डेमोग्राफी में जो भी नीति है या जो भी सिद्धांत है इनका प्रतिपादन करने के लिए ये एक सिस्टमिक वे को अपनाता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है कि सबसे पहले वो प्रश्नावली तय करते हैं और उसके बाद में सर्वेक्षण करते हैं, फिर आंकड़ों का संकलन करते हैं, आंकड़ों का फिर वर्गीकरण करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं और उसके बाद में रिजल्ट निकलता है। तो इस तरह से
जनांकिकी के अंतर्गत आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए जो भी मेथड अपनाया जाता है वो साइंटिफिक मेथड होता है और वैज्ञानिक तकनीक का ये प्रयोग करता है, इसीलिए जनांकिकी को विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट, जो इसको विज्ञान मानने के पीछे में जो तर्क दिया गया है वह है कि यह तथ्यपरक अध्ययन होता है। जनसंख्या का जनांकिकी के अंतर्गत जो भी अध्ययन किया जाता है वह तथ्यपरक अध्ययन किया जाता है। इसमें जनसंख्या की व्यक्तिगत गणना नहीं की जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि या तो इसको एक प्रशासनिक इकाई के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है और या तो कोई भौगोलिक क्षेत्र के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। तो प्रश्न तो वो इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति से पूछता है, लेकिन जो उसका रिजल्ट निकलता है तो वो रिजल्ट जो होता है वो तथ्यपरक होता है और वो एक ग्रुप को लेके दिया जाता है, यानी कि वो सब पर लागू किया जाता है। तो इस तरह से जनांकिकी के अंतर्गत भी तथ्यपरक अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको विज्ञान माना जा सकता है। विज्ञान मानने के पीछे जो दूसरा सबसे बड़ा तर्क है वह है इसका कारण और परिणाम से संबंधित तर्क। हम सब जानते हैं कि विज्ञान जो है वो कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है। ये वास्तविक विज्ञान का काम रहता है कि कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करना। तो जनांकिकी भी अलग अलग जो भी इसके जो विषय वस्तु हैं उसके अंतर्गत ये कारण और परिणाम के बारे में बताते हैं। जैसा हम लोग सिंपली एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब यहाँ बात होती है जनसंख्या की संरचना की या जनसंख्या के आकार की, या हम लोग कह सकते हैं कि जन्म दर या मृत्यु दर की, तो वहाँ इसका इन सारे जो भी जनसंख्या से संबंधित जो कारक हैं और इन कारकों को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है और ये बताया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं मान लूँ कि ये बताया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, तो यहाँ उन सारे सिचुएशंस के बारे में बताया जाएगा, उन प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया जाएगा जिसके चलते वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि होने के चांसेस हैं और ये कारण हैं जिनके चलते जनसंख्या में वृद्धि होगी और उसका परिणाम क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि होना। जैसे सिंपली अगर किसी क्षेत्र का जनसंख्या की संरचना के बारे में बात किया गया और वहाँ पर ये देखा गया कि वहाँ विवाह योग्य युवतियों की संख्या अधिक है, तो परिणाम क्या होगा कि उस क्षेत्र में जन्म दर बढ़ेगी। तो एक कारण यहाँ हो जाएगा कि विवाह योग्य युवतियों की उपस्थिति और उसका परिणाम हो जाएगा कि जन्म दर में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि। तो इस तरह से जनांकिकी भी जो है वो अलग अलग, ये तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दी हूँ, लेकिन इस तरह से जनांकिकी का जो सब्जेक्ट मैटर है इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में आप गहराई से जानिएगा, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जनांकिकी जो है वो कारण और परिणाम के बीच के संबंध को व्यक्त करता है और इसका यानी कि कारण और परिणाम के बीच के संबंधों का वो विश्लेषणात्मक अध्ययन भी करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए भी हम लोग जनांकिकी को विज्ञान माना जाता है और इसे विज्ञान मानने के पीछे में ये तर्क दिया गया है। अगला तर्क जो है वो है सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सल। जनांकिकी के अंतर्गत जो भी सिद्धांत दिए जाते हैं वे सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, उनमें सार्वभौमिकता पाया जाता है। जैसे आप लोग आगे पढ़िएगा जनांकिकी का संक्रमण सिद्धांत, तो जनांकिकी का संक्रमण सिद्धांत भी सार्वभौमिक है और बहुत सारे देशों में ये सत्य साबित हुआ है और अलग अलग देश इसके अलग अलग स्टेजेस पर पहुँचे हैं। जब आप वो थ्योरी पढ़िएगा तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो इस तरह से जनसंख्या से संबंधित जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं
वो सार्वभौमिक है, सब जगह लागू होता है और वो अपनी सत्यता को सिद्ध करते हैं। तो सार्वभौमिकता भी एक कारण है जो कहता है कि जनानकीकी एक विज्ञान है। फिर हम लोग देखेंगे कि सत्यता का जो परीक्षण है, जनानकीकी के जितने भी सिद्धांत हैं तो इन सिद्धांतों का सत्यता का परीक्षण किया जाता है। इन सिद्धांतों का सत्यता का परीक्षण जो किया जाता है, यानी कि टेस्टिंग की जाती है कि किस तरह से ये सिद्धांत जो हैं वो सही साबित हुए हैं। तो हम लोग इसकी सत्यता का भी परीक्षण कर सकते हैं। विज्ञान में भी जो सिद्धांत बनते हैं उन सिद्धांतों का भी सत्यता का परीक्षण किया जा सकता है। फिर है पूर्वानुमान। विज्ञान में क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए वो पूर्वानुमान दे सकता है, उसकी भविष्यवाणी कर सकती है। तो जनानकीकी भी क्या कर सकता है, ये भी सिद्धांत बनाता है और परिवर्तनों के आधार पर जनानकीकी भी पूर्वानुमान प्रस्तुत कर सकता है, पूर्वानुमान दे सकता है। जनसंख्या से संबंधित जितनी भी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं का वो विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकता है और उस अध्ययन के आधार पर वो घटनाओं का पूर्वानुमान कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं, इस तरह से विद्वानों का कहना है कि चूँकि जनानकीकी के अंतर्गत वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है तथ्यपरक अध्ययन किया जाता है और जनानकीकी जो है वो कारण और परिणाम के बीच में संबंधों को दर्शाता है, इसमें सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है और जनानकीकी के जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का सत्यता का परीक्षण किया जा सकता है कि कितने सही हैं और जनानकीकी में पूर्वानुमान करने की भी क्षमता है, ये पूर्वानुमान करके भी भविष्यवाणी कर सकता है। तो ये सारे जो गुण हैं, ये सारे गुण सैद्धांतिक विज्ञान के गुण हैं और चूँकि जनानकीकी में भी ये सारे गुण हैं तो इसलिए जनानकीकी को भी विज्ञान माना जा सकता है, जनानकीकी को भी विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस तरह से जनानकीकी के प्रकृति के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि जनानकीकी जो है ये एक विज्ञान है। अब हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि जनानकीकी के विश्लेषण की जो रीतियाँ हैं वो रीतियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जनानकीकी के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, जनसंख्या की स्थिति, उसके आकार, उसके संरचना, उसके वितरण के बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ उसमें किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, किस दिशा में परिवर्तन हो रहे हैं और इन परिवर्तनों का माप कैसे हम लोग कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं। तो इन सारी बातों का भी अध्ययन जो है वो जनानकीकी के अंतर्गत किया जाता है और ये भी जनानकीकी का एक विषय वस्तु है। लेकिन यहाँ हम लोग ये ध्यान देंगे कि जनानकीकी से संबंधित जो भी विषय वस्तु है वो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि इसमें समय में परिवर्तन हो रहा है, अलग अलग दर में परिवर्तन हो रहा है और ये जो है अलग अलग समय, अलग अलग समूह, अलग अलग दर के अनुसार ये बदलते रहता है। तो इसलिए क्योंकि डेमोग्राफी में कंटिन्यूअस चेंजेस होते रहते हैं, तो डेमोग्राफी को स्टडी करने के लिए ये बहुत मायने रखता है कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में होने वाले अलग अलग चेंजेस को ध्यान में रखा जाए। जब इन चेंजेस को ध्यान में रखकर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो ही हम लोग कुछ निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी जनानकीकी से संबंधित जो भी हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं, चाहे वे आंकड़े पंजीकरण के माध्यम से ही हुआ हो, तो ये जो हमें आंकड़े मिलते हैं फिर इन आंकड़ों का भी अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे
कि जनांकिकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं या जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, चूँकि वो बदलते रहते हैं अलग अलग समय में, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग समूह के मध्य, और उसमें अध्ययन करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग ये बात करेंगे कि जनांकिकी में जो भी अध्ययन किया जाता है, जो भी विश्लेषण किया जाता है, तो वो किस प्रकार की रीतियों को अपनाता है, किस प्रकार के वो मेथड को अपनाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जनांकिकी के अध्ययन के अंतर्गत ये दो प्रमुख मेथड को लेता है, जिसमें एक है आपका विशिष्ट रीति या सूक्ष्म रीति या व्यष्टि रीति, जिसको हम लोग माइक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस कह सकते हैं। और दूसरा मेथड है व्यापक रीति, व्यापक यानी कि इसको हम लोग समष्टि भी कह सकते हैं या मैक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस भी कह सकते हैं। तो जनांकिकी का अध्ययन करने के लिए इन दोनों रीतियों का प्रयोग किया जाता है, इन दोनों मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर जनांकिकी के अध्ययन से संबंधित इन दोनों रीतियों, इन दोनों मेथड के बारे में चलो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है विशिष्ट या विशिष्ट या सूक्ष्म या व्यष्टि जनांकिकी विश्लेषण, जिसको हम लोग माइक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जब भी जनांकिकी का विश्लेषण किया जाता है तो इस रीति के अंतर्गत क्या होता है कि देश को एक विशिष्ट समूह में बांट दिया जाता है। एक यानी कि जब जनांकिकी से संबंधित किसी एक विशिष्ट समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है या किसी एक विशिष्ट घटक के बारे में अध्ययन किया जाता है या उसमें से संबंधित समस्याओं एवं घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो माइक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस होगा। जैसे हम लोग विशिष्ट समूह से संबंधित मान लीजिए कि सिर्फ शिशुओं से संबंधित अध्ययन किया जा रहा है किसी विशेष क्षेत्र में, कि 0 से 6 वर्ष के आयु के जो भी शिशु हैं तो उनसे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जा रहा है, सिर्फ उनके बारे में जाना जा रहा है, तो उसको भी हम लोग माइक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस कह सकते हैं। या उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब अध्ययन किया जा रहा है तो वो माइक्रो स्टडी हो जाएगा। तो इस तरह से डेमोग्राफी के अंतर्गत अगर हम लोग किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं या किसी एक स्पेसिफिक फैक्टर, जैसा अगर हम लोग यहाँ प्रजननशीलता के बारे में सिर्फ स्टडी करेंगे, प्रजननशीलता से संबंधित समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे या प्रजननशीलता से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो माइक्रो स्टडी हो जाएगा। यानी कि हम लोग वहाँ पर व्यष्टि जनांकिकी विश्लेषण करेंगे, जो किसी एक घटक से संबंधित होगा, उस घटक की समस्याओं से संबंधित होगा या उस घटक से संबंधित घटनाओं से रिलेटेड होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका माइक्रो स्टडी कर सकते हैं। मान लो कि कोई एक विशिष्ट क्षेत्र, अब कंट्री तो बहुत बड़ा है लेकिन हम लोग इसका कोई एक विशिष्ट क्षेत्र ले सकते हैं, उसके बारे में, जैसा मान लो कि कोई एक स्टेट ही ले लिए हैं, कोई राज्य ले लिए और स्पेसिफिक उस राज्य के बारे में स्टडी करेंगे कि उस राज्य में जनसंख्या का आकार कितना है, उस जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है, उस जनसंख्या का उस स्टेट में जनसंख्या का वितरण कैसा है, उस स्टेट में जो जनसंख्या है वो एक स्थान से दूसरे स्थान कितना आवागमन कर रही है, या उस क्षेत्र की जनसंख्या से संबंधित जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो ये जो है ये माइक्रो स्टडी होगा, माइक्रो एनालिसिस होगा या माइक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसको कोई एक को लेके उसका अध्ययन किया जाता है।
तो जनांकिकी विश्लेषण के अंतर्गत किसी विशिष्ट समूह या जनसंख्या की संरचना के अंतर्गत किसी विशिष्ट समूह के बारे में जाना जाता है तो भी माइक्रो स्टडी ही हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग सिर्फ आयु के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, अध्ययन करते हैं, या सिर्फ लिंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, या निवास के आधार पर किसी एक क्षेत्र के आधार पर, किसी एक एरिया के आधार पर हम लोग लिंग संरचना जानने का प्रयास करते हैं, या उस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, इस तरह हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, तो ये जो स्टडी होगा ये माइक्रो स्टडी होगा। जो भी इससे जो भी रिज़ल्ट निकलेंगे, या डेमोग्राफी का या जनांकिकी का से संबंधित आंकड़ों का जो भी वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा, वो एक निश्चित समय में किसी एक खास जगह से वो संबंधित होगा। तो इस तरह यहाँ हम लोग देखते हैं कि माइक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस जो होता है ये रिसर्च वर्क के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम लोग किसी एक क्षेत्र के बारे में रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो माइक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस जो है वो उस क्षेत्र के बारे में एक पूरी जानकारी हमें देती है, एक विस्तृत जानकारी देती है, एक गहराई से हमें जानकारी देती है, और उस जानकारी के आधार पर हम लोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में जनांकिकी घटनाओं की परस्पर तुलना कर सकते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या कम है या उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, इस क्षेत्र में लिंगानुपात कम है, उस क्षेत्र में लिंगानुपात अधिक है। तो इस तरह की बातों का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये है, ये हम लोग बात कर रहे हैं जनसंख्या विश्लेषण की रीतियाँ, यानी कि टेक्निक ऑफ डेमोग्राफिक एनालिसिस। और टेक्निक ऑफ डेमोग्राफिक एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग यहाँ माइक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा है मैक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस। मैक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस क्या है? ये व्यापक जनांकिकीय विश्लेषण होगा। यहाँ पर व्यापक रूप से एक पूरे देश के अंतर्गत या विभिन्न समुदाय के अंतर्गत या विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जब जनांकिकीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तो ये मैक्रो डेमोग्राफिक स्टडी होगा। यहाँ हम लोग किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में अध्ययन नहीं करके सामूहिक रूप से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो सामूहिक रूप से जब इसका अध्ययन किया जाता है तो ये मैक्रो डेमोग्राफिक स्टडी होगा। जैसे एक देश की जनसंख्या के बारे में जो भी स्टडी किया गया और फिर उस जनसंख्या का जो स्टडी हुआ है उसको हम लोग दूसरे देश की जनसंख्या के स्टडी के साथ में हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये क्या होगा, उन दोनों, इस देश की जनसंख्या का दूसरे देश की जनसंख्या के साथ हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो वो मैक्रो डेमोग्राफिक स्टडी होगा। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश में जनसंख्या में कैसा परिवर्तन हो रहा है, उस देश की जनसंख्या में जन्म दर में कैसे वृद्धि हो रही है, मृत्यु दर में कैसे वृद्धि हो रही है, विवाह दर क्या है। तो इन सारी बातों से हमें उस देश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये सारी बातें जो हैं ये मैक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस को इंडिकेट करता है, मैक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस के बारे में हमें बताता है। जैसे अलग अलग कंट्री से रिलेटेड जीवन तालिका बनाया जाता है, जनसंख्या पिरामिड बनाया जाता है, या जो भी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति होती है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पूरे राष्ट्र के लिए और सभी के लिए होती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो मैक्रो लेवल पर बनाया जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस का पार्ट है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो भी मैक्रो लेवल पर विश्लेषण होता है उसके द्वारा हम लोग एक देश का दूसरे देश के साथ में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, चाहे वो जनसंख्या के संदर्भ में हो या संस्कृति के संदर्भ में हो। तो इस तरह से उसका अध्ययन किया जा सकता है या हमें एक देश और दूसरे देश के साथ में इसका तुलनात्मक अध्ययन करने में ये हमें हमारी सहायता करता है।
तो ये हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या विश्लेषण के ये दो मेथड थे, जो माइक्रो और मैक्रो। लेकिन अगर हमें जनांकिकी का विश्लेषण करना है तो इन दोनों मेथड का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जनांकिकी अध्ययन और विश्लेषण के लिए माइक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस और मैक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस, इन दोनों का उपयोग किया जाता है और इन दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि जब हम लोग जनसंख्या का अध्ययन एक स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर करते हैं और दूसरा सामूहिक आधार पर करते हैं, तो ये हमारे सामने अलग अलग चित्र प्रस्तुत करता है। जैसा जो माइक्रो लेवल पर जो रहता है वो एक क्षेत्र के बारे में हमें बताता है, तो जब उस सारे क्षेत्र को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो हमें जो है एक राष्ट्र के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से माइक्रो लेवल पर स्टडी करके छोटी छोटी बातों को जान के जब हम लोग उसको जोड़ देते हैं, जब हम लोग उसको ऐड कर देते हैं, तो उसका स्टडी जो है वो मैक्रो लेवल पर होने लगता है। तो इस तरह हम दोनों ही मेथड ज़रूरी है जनांकिकी के विश्लेषण के लिए, क्योंकि अगर हमें कोई एक विशेष क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को दूर करना है या वहाँ के लिए एक अलग जनसंख्या नीति बनानी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस विशेष क्षेत्र की समस्या के बारे में समझा जाए, उस विशेष क्षेत्र के बारे में जाना जाए। ये बहुत मायने रखता है। तो जब हम लोग उस विशेष क्षेत्र की संख्या या उस विशेष क्षेत्र की समस्या के बारे में हम लोग जानते हैं, तो उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि माइक्रो लेवल पर स्टडी होने से विस्तार से और गहराई से उस क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया जा सकता है और उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से माइक्रो लेवल पर जो स्टडी होती है, जब उसको आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो स्टडी सामूहिक लेवल पर हो जाती है। और इस तरह से जो भी अलग अलग पक्ष हैं, जो भी अलग अलग तत्व हैं या कारक हैं, उनके व्यवहारिक रूप को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। और इस तरह से जनांकिकी से संबंधित जो भी क्षेत्रीय विषमताएं हैं वो दूर हो जाती है। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ मैक्रो लेवल पर ही इसका स्टडी करें तो अलग अलग क्षेत्र में इसको फोकस नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका स्टडी माइक्रो लेवल पर किया जाता है तो अलग अलग क्षेत्र में इसका फोकस किया जा सकता है और अलग अलग क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को ये दूर करने में ये सहायता करता है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्रों के बीच में जो भी क्षेत्रीय विषमताएं होती हैं, उन क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि जब जनांकिकी का स्टडी करना है तो इसमें दोनों मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, चाहे उसमें हम लोग को माइक्रो एनालिसिस यूज़ करें या फिर हम लोग मैक्रो एनालिसिस यूज़ करें या दोनों को ही इस्तेमाल करें। तो प्रायः हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या के जनांकिकी के अध्ययन के लिए ये माइक्रो और मैक्रो दोनों का ही यूज़ किया जाता है। दोनों तरह के पद्धतियों का, टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोनों तरह के तकनीक जो हैं ये हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जब अगर एक क्षेत्र के बारे में विस्तृत और गहराई से अगर पता लगाना है या उसकी समस्याओं का समाधान करना है तो इसमें माइक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस हमें बहुत मदद करता है। और उसी प्रकार अगर हमें संपूर्ण राष्ट्र के संदर्भ में जानना है, पूरे समूह के बारे में जानना है, सभी लोगों के बारे में जानना है, तो इसमें जो है वो मैक्रो डेमोग्राफिक एनालिसिस हमारी सहायता करता है। तो इस तरह हम लोग ये देख रहे हैं कि जनांकिकी से संबंधित जो भी अध्ययन किए जाते हैं तो उस अध्ययन में इन दोनों तकनीकों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, माइक्रो का भी और मैक्रो का भी। इन दोनों तकनीकों का प्रयोग करके हम लोग जो हैं जनांकिकी से संबंधित जो सही आंकड़े हैं, जो सही सूचनाएं हैं, उनको एकत्रित कर सकते हैं और उनका सिस्टमेटिक ढंग से विश्लेषण कर उसके माध्यम से जो है वो निष्कर्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि
जनांकिकी से संबंधित जितने भी प्रकार के जो भी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए और जो भी आर्थिक और जनानिक के जो भी नीतियां हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, तो इनका निर्माण करने के लिए सूक्ष्म और व्यापक दोनों ही रीतियों का अध्ययन एवं प्रयोग करना आवश्यक है डेमोग्राफी के अंतर्गत। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि जनांकिकी और जनसंख्या में क्या अंतर है, और इसके बाद हम लोगों ने जाना कि जनांकिकी की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, और जनांकिकी का अध्ययन जो है वो किस मेथड से किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से ये सारी बातों के बारे में ज़रूर समझ में आ गया है कि जनांकिकी और जनसंख्या में क्या अंतर है, और जनांकिकी जो है वो एक विज्ञान है, उसकी प्रकृति जो है एक विज्ञान होने की है, और इसके जो भी टेक्निक है उसके अंतर्गत माइक्रो और मैक्रो दोनों ही टेक्निक का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी डेमोग्राफी का सही विश्लेषण और अध्ययन हो पाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।